हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग क्लास 10 के अध्याय 2 को पढ़ रहे थे और इससे पहले इस टॉपिक पर 3-4 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। वो आपको हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, अगर आप हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमारे चैनल में हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों पढ़ाया गया है। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को सारा बात जो है धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। हम लोग इसमें जो है पहले समझ चुके थे क्योंकि ये समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है ना। और उसके बाद हम लोग इसमें देख रहे थे आगे चल के कि किस तरह से जो है समाजवाद का जो प्रसार है, समाजवाद का जो विचारधारा है, अवधारणा है, वो पूरे रूस में फैलना शुरू हो गया। और रूस में जो है इसको सबसे पहले प्लेखानोव नामक व्यक्ति जो है वो लाया था, इंट्रोड्यूस कराया था रूस में। रूस में लोगों को बताया था कि साम्यवादी विचारधारा कैसा होता है। उसके बाद उसने एक पार्टी बनाया था जिसका नाम रशियन सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस था, डेमोक्रेटिक पार्टी था। उस पार्टी में फूट पड़ गई थी और उस पार्टी में फूट पड़ने के बाद एक बोल्शेविकों की पार्टी और एक मनोसेविकों की पार्टी, दो पार्टी का आया था। और बोल्शेविक दल का जो नेता था वो था लेनिन। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जैसे ही जो रूस में राजा सत्ता गिर गया था तो उसके बाद जो है एक लेबोव के नेतृत्व में सरकार बनी थी, बुर्जुआ वर्ग की, जिसको ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। और फिर जो है लेबोव के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद फिर से जो है एक बार जो है केरेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनी। और केरेंस्की सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। बैठो अभी तुम मत जाना। केरेंस्की की सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। उसके बाद हम लोग देखे थे उसमें कि इस सरकार, केरेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था किसने? अक्टूबर क्रांति करके किसने किया था? लेनिन ने किया था। और लेनिन के साथियों ने किया था, यानी बोल्शेविकों ने किया था। और जब उसको भगा दिया तो पूरा सत्ता किसके हाथ में आ गया? बोल्शेविकों के हाथ में आ गया। और बोल्शेविक ने अब रूस में अपना साम्यवादी शासन को स्थापित किया और रूस में का नाम बदलकर यूएसएसआर और बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल रखा गया। आज का जो क्लास होगा वो उससे आगे होगा। कल जो हम आप लोग को बताए थे कि पहला हम झंडे के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कल जो आपको बताया था कि यूएसएसआर का झंडा, ठीक है, तो उसमें बताते हैं एक हंसुआ और उस पर एक हैमर टाइप का, ठीक है, एक हंसुआ उस पर एक जो है हैमर टाइप का जो है आकृति बना पड़ता है। ये साम्यवाद का झंडा, ठीक है, ये बोल्शेविक का और साम्यवादी झंडा है। ये साम्यवाद का प्रतीक है, ठीक है, और इसको भी हम लोग को समझ। अब जो है जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यूएसएसआर का झंडा, यानी यूएसएसआर का प्रतीक क्या था, ये जो झंडा था यूएसएसआर का प्रतीक बन गया। अभी जो है वर्तमान में रूस का झंडा ऐसा नहीं है, बल्कि रूस का झंडा जो है वर्तमान समय में, अगर रूस का झंडा बात करें तो वर्तमान समय में जो है रूस का झंडा, अगर हम यहीं पर आपको बताते चले, ऐसा झंडा तो अभी नहीं रहा। वर्तमान समय में सबसे ऊपर में ऊपर में जो व्हाइट कलर है, ठीक है, यहाँ पर ये व्हाइट कलर है रूस के झंडा में, यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर रेड है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, रेड ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बनता है। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? कट रहा है वो, है ना? अच्छा ठीक है, फिर से हम लिख देते हैं इस बार ना। तो वैसे वर्तमान समय में जो रूस का झंडा है, 1 मिनट, यानी ये आया ना पूरा, यहाँ पर जो वर्तमान समय में रूस का झंडा है वो ऊपर में जो ऊपर वाला कलर व्हाइट है, नीचे में जो है ब्लू है उसके नीचे में, और उसके नीचे में रेड है। ये अभी जो है ये रूस का झंडा है ना, रूस का प्रतीक, रूस का झंडा, ठीक है। तो यहीं पर हम आपको बता दिए, ठीक है, ये जो है रूस का झंडा है और ये जो है यूएसएसआर का है ना, सोवियत इसके बारे में क्या बताते हैं? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह यूएसएसआर। जब बोल्शेविकों की सरकार आई तो वहां पर रूस का नाम बदल के ये कर दिया गया था और साम्यवाद के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लाया गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि साम्यवाद का कॉन्सेप्ट बात करता है समानता का, इक्वलिटी का, यानी हर एक चीज में इक्वलिटी हो, है ना। आर्थिक समानता पर भी इक्वलिटी का बात करता है साम्यवाद का कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर जब लेनिन आया तो लेनिन एक स्वप्नदर्शी नहीं था, लेनिन सपना नहीं देखा करता था। लेनिन जो सोचता था वो शार्प दिमाग का, बुद्धि का लोग था, और जो सोचता था वो सही सोचता था, ठीक है, और लेनिन के आगे की चीजों को लेकर सोचता था। तो लेनिन द्वारा जो है आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा लेनिन के बारे में पढ़ने के लिए। और लेनिन जो है बहुत सारा बात इसके बारे में पढ़ लेते कि कैसे वो लेनिन स्विट्जरलैंड से आया था, ये करने ना हुआ। लेनिन जो है नई आर्थिक नीति लाता है ना, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति जो कि 1921 में लाया जाता है, ठीक है, 1921 में, यानी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, PULI 1921। लेनिन जो है नई आर्थिक नीति लाता है कब? 1921 में, ठीक है। लेनिन द्वारा ये नई आर्थिक नीति के साथ जो है, नई आर्थिक नीति में जो है लेनिन जो है कुछ साम्यवाद की चीजों के साथ समझौता कर लेता, क्योंकि लेनिन समझ चुका था, लेनिन जानता था कि अगर हम साम्यवाद के सारे ही पहलू को, साम्यवाद के सारे ही विचारधारा को अपने देश में अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसानदेह था, ठीक है। इसलिए लेनिन वहाँ की स्थिति को समझते हुए, परिस्थितियों को समझते हुए यहाँ पर कुछ ना कुछ खेल करता है और साम्यवाद, नई आर्थिक नीति जो है कई हद तक जो है साम्यवादी विचारों के साथ जो है समझौता था, है ना। ये नई आर्थिक नीति क्या था? साम्यवादी विचारों से समझौता था, ठीक है, यानी कि हर एक चीज इसका नहीं आया, यानी साम्यवाद का हर एक बात को इसमें नहीं लाता है, साम्यवाद के हर एक कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई नहीं किया जाता है, ठीक है।
तो इसमें हम लोग आज जो है यही एनईपी के बारे में पढ़ना होगा हम लोग को, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में चर्चा चलेगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुमको बनेगा कि नई आर्थिक नीति किसने लाया? किसने लाया? लेनिन ने लाया। और कब लाया? 1921 में लाया। ये साम्यवादियों समझौता के साथ क्या था? एक समझौता था, ठीक है, क्योंकि पूरा साम्यवाद की बात को यहाँ पर नहीं उतारा। लेनिन की सरकार 1918 में बनी थी, लेनिन संविधान बना दिया था कब? 1918 में, है ना। और 1921 में जो है अपना पॉलिसी लाता है। इसके अंतर्गत जो है किताबों में जैसा कि लिखा हुआ है, किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगा दिया गया, ठीक है। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल करता था। यही तो दिक्कत था, क्योंकि सरकार में, साम्यवादी सरकार में कोई भी चीज किसी पर्सनल आदमी का नहीं रहेगा। किसान का अगर अनाज है तो वो उसका नहीं रहेगा, वो राज्य सरकार का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किसान को कुछ अनाज के लिए छूट दिया गया सरकार के द्वारा और वो उसका मनचाहा उपयोग कर सकता था, ठीक है। दूसरा बात, यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, जमीन राज्य की है। साम्यवाद यही कहता है। साम्यवाद में क्या कहता है? जो भी संपत्ति है, संपत्ति किसका होगा? संपत्ति जो भी हो किसका होगा? राज्य का होगा। किसका होगा? राज्य अर्थात सरकार का होगा, ठीक है। किसी भी संपत्ति पर किसी का एकल व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर पूरे समूह का अधिकार होगा, पूरा सरकार का अधिकार होगा, ठीक है। कोई भी एक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से ऐसा काम नहीं कर सकता है कि कुछ एक लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर ले, ठीक है। साम्यवादी विचारधारा ये पूंजीवादी विचारधारा नहीं है। जो उस लेवल पर चलेंगे हम उसको लेके चलेंगे, क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा में लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने कामों को करते हैं। तुम उस क्लास में बोलो तो हल्ला कम करना बच्चा सब, अस्थिर से बोलो, ठीक है। यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में किसान की होगी, ठीक है। जमीन तो राज्य की होगी, ठीक है। इसमें कहा गया कि जमीन किसकी होगी? वो राज्य की होगी, राज्य सरकार की होगी, लेकिन व्यवहार में, लेकिन इसका यूजेज में किसका होगा? किसान की कर दिया, ठीक है। तो ये भी तो एक समझौता था साम्यवादी विचारधारा के साथ। 20 से कम, इसमें क्या कहा गया? जो है जमीन के बारे में चर्चा किया है ना, जमीन के बारे में, है ना। जमीन जो है जमीन किसकी है? राज्य की है, लेकिन व्यावहारिक रूप से किसानों की होगी, है ना। व्यवहारिक रूप से किसानों की, और किसान इसका मनचाहा उपयोग कर सकता है। पहला बात कहा गया। दूसरा बात देखो क्या कहा गया, जैसे किसानों से अनाज लेने के स्थान पर बचा हुआ, जो किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगा दिया गया, और बचा हुआ जो अनाज है वो किसान जो है उसका मनचाहा इस्तेमाल करने लगा। 20 से कम, यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है। 20 से कम कर्मचारियों 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि 20 से कम जो कर्मचारी है, 20 से कम कर्मचारियों वाले जो भी उद्योग चल रहे हैं उसको जो है सरकार जो है बोला कि ठीक है तुम लोग अपना उद्योग व्यक्तिगत रूप से चला सकते हो, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो, ठीक है। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का, ये सब आपको किताब में लेके बैठना, किताब में मिल जाएगा, है ना। आप अपना आराम से किताब निकाल के बैठिए, हम पूरा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्री में जब इतना भी मिल रहा है तो उसको ग्रहण कीजिए, उसको लीजिए, वहाँ पर कमी मत निकालिए, बैठे किताब को पढ़ते रहिए। अपना काम से आप मतलब रखिए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया कि तुम अगर 20 से कम कर्मचारी हो तो तुम चला सकते हो। किस रूप से? व्यक्तिगत रूप से। ये क्या आपको पढ़ाया गया है? साम्यवाद में कोई भी चीज किसी व्यक्ति का हुआ, संपत्ति किसका हुआ? सारा संपत्ति किसका हुआ? राज्य का होता है। एक व्यक्ति चला रहा हो चाहे 5 व्यक्ति चला रहा हो, कोई भी व्यापार, कोई भी फैक्ट्री जो चलेगा, जैसे आप सरकार, हॉस्पिटल है किसी का प्राइवेट नहीं होगा, कैसा होगा? सरकारी होगा। स्कूल है सरकारी होगा, यानी गवर्नमेंट का होगा, सब कुछ राज्य का होगा। लेकिन यहाँ पर जो क्या कहा गया, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। यही तो साम्यवादी विचारधारा के साथ समझौता था, जिसका विरोध करेगा लोग, क्योंकि लेनिन जब सरकार बना था, लेनिन जब सत्ता में आया था तो लोग इसको समर्थन क्यों किया था? ये साम्यवादी विचारधारा का लोग था, ठीक है। और बोल्शेविक लोग इसका समर्थन इसीलिए किया था कि हमारे देश में पूरा कैसा विचारधारा का जन्म हो जाए, कैसा विचारधारा बन जाए? साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का जन्म हो। लेकिन यहाँ पर लेनिन जो है इसका जो है कहीं ना कहीं इससे समझौता कर रहा है, क्योंकि लेनिन के बारे में क्या पता है? लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं, बल्कि वह कुशल और सामाजिक चिंतक था। इसलिए 1921 में उसने एक नई आर्थिक नीति का, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, ठीक है। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्कालीन पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था लागू करना एक साथ सारी पूंजीवादी देशों से टकराना संभव नहीं है, जो कि ट्रॉट्स्की चाहता था। ट्रॉट्स्की कौन था? ट्रॉट्स्की लेनिन सरकार में विदेश मंत्री था। लेनिन के गवर्नमेंट में, लेनिन का जब सरकार था उसमें विदेश मंत्री कौन था? ट्रॉट्स्की था। और ट्रॉट्स्की तो चाह रहा था कि हो जाए पूरा समाज, लेकिन लेनिन जानता था कि एक साथ पूरा दुनिया से, इस दौर में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले दौर में पूरा दुनिया से टकराना संभव नहीं है।
इसलिए कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, जिससे बहुत सारे दोस्त इस प्रकार में नहीं करेंगे। ठीक है, उद्योग का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, जो उद्योग थे उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया, जो कि उद्योग केंद्रीकरण करना चाहिए था, सरकार को अपने हैंड में लेना चाहिए सारा उद्योग, उसको क्या कर देगा, विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों में काफी छूट दी गई, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन के बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। ये सब काम किया गया था किसमें, ये सब काम किया गया था नई आर्थिक नीति में। अब जब नई आर्थिक नीति में इस तरह से समाजवाद, जो मिला जुला की बात यह है कि नई आर्थिक नीति आया कब 1921 में, और इसमें क्या किया, लेनिन जो है कुछ साम्यवादी विचारधाराओं के साथ जो है समझौता किया। तो मिला जुला के मेरे कहने की बात यह है कि यहाँ पर एक चीज समझ में आएगा, जब ऐसा ही वो करेगा, क्योंकि लेनिन जानता था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे सब देश से हमको टकराना मुश्किल हो जाएगा, सब देश भी मेरा विरोध करने लगेगा। तो लेनिन जो ऐसा किया होगा, क्या इसके देश में इसके लोग विरोध नहीं किए होंगे, किए होंगे इसके देश में इसके लोग विरोध। ठीक है, इसमें आपको जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है, कि जो है नई आर्थिक नीति साम्यवादी विचारों के साथ समझौता थी, किस प्रकार मतलब कैसे समझौता थी। ठीक है, तो वहां पर उसको आप पढ़ लीजिएगा कि नई आर्थिक नीति थोड़ी बहुत यहाँ देखिए। रूस में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवाद सरकार के विरुद्ध भयंकर प्रतिक्रिया हुई। 1920-21 में उत्पादन का स्तर काफी नीचे गिर गया, करोड़ों लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई तथा जीवन मरण का प्रश्न आखरा हुआ। क्रांति विरोधी नारे भी सुनाई पड़ने लगे। अंततः 1921 में लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिससे मार्क्सवादी मूल्यों के साथ कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। इस नीति का निम्नलिखित प्रमुख बातें, जो प्रमुख बातें किताब में दिया होगा उसको लिख लेना। ये तुम्हारा आंसर हो गया कि लेनिन जो है नई आर्थिक नीति क्या थी उसके बारे में हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है और कोई पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट तो इसमें है नहीं, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत वगैरह तुमको पढ़ाए हुए हैं। जो भी हुआ, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ जो है समझौता थी, किस प्रकार। ठीक है ना, 1921 में यही बात, जो सब बात है उसमें वही सब बात जो समझाया गया है अभी तुमको, वही सब बात है कि नई आर्थिक नीति किस प्रकार समाजवादी विचारधाराओं के साथ समझौता थी। इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा एक दो यहाँ से, एनईपी कब आया 1921 में, कौन लाया, तो लेनिन लाया, बस यही सब। ठीक है, कुछ समझौता जाता था। अब इसके आगे जाएंगे कि इसका क्या परिणाम हुआ, रूस के लोगों ने इसका विरोध क्या होगा, क्योंकि लोग तो साम्यवादी के समर्थक थे, साम्यवादी विचारधारा से आते थे। ठीक है, तो इस नई नीति यानी नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन ने भी उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया। ठीक है, उत्पादन को तो भारी गिरावट आई, इसके परिणाम स्वरूप कृषि और औद्योगिक उत्पादन में अत्याशीत वृद्धि हुई। ठीक है, क्योंकि इसको छोड़ा गया किसानों को। अब बताइए, आप अपने फायदा के लिए जब खेती कीजिएगा तो बहुत खेती कीजिएगा, अच्छे से खेती कीजिएगा, मन लगा खेती कीजिएगा, और सारा चीज़ अगर कोई ले ही लेगा, सरकार आके आपसे ले लेगा, तो आप मन लगा कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो इसीलिए जो है कृषि में वृद्धि हुआ। ठीक है, हालांकि लेनिन की इस नीति की आलोचना की जाती है, लेकिन लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा था लेनिन का इस नीति का जो भी नीति था, ये इसका आलोचना करता है सरकार, मतलब सरकार नहीं, लोग करते हैं, सरकार में जो मंत्री रहते हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं, सब मिलकर करते हैं। लेकिन इसका जवाब देता है लेनिन कि देखो, 3 कदम आगे बढ़ के 1 कदम पीछे हटना 2 कदम आगे बढ़ने के समान है। 3 कदम आगे बढ़े और 2 कदम हम पीछे हट गए, तभी हम क्या हुए, 1 कदम आगे बढ़े हैं। ये चीज समझना है। ठीक है, तो लेनिन ने यही बात को कहा, समझाया था इस तरीका से। उसका कहने का मतलब था, देखो भाई, पूरे साम्यवादी को तो हम नहीं ला पाए, पूरे साम्यवादी विचारधारा को नहीं ला पाए, क्योंकि इसका पूरा देश विरोध करता। ठीक है, पूरा देश विरोध करता, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके साम्यवादी को लाते हैं, जिससे पूरा देश मेरा विरोध नहीं करेगा, सबसे हमको लड़ना नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके इस कॉन्सेप्ट को लाता है। ठीक है, एक ही बार अगर हम जो है उतना कुछ कर देंगे तो नहीं होगा। हम फिर भी आगे बढ़ने का प्रयास किए, आगे हम बढ़े। 1918 में मेरा संविधान आया, लेनिन के द्वारा कहा गया, चलो हम साम्यवाद को लागू कर दिए, तो हम मान लो आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी हमको पीछे हटना पड़ा। तो हम मान लो 2 ही कदम आगे, 3 कदम आगे बढ़ के 2 कदम पीछे हटे, तो 1 कदम तो आगे है ही हम। तो लेनिन द्वारा यही कहा गया। ठीक है, लेनिन का जब लोगों ने विरोध किया तो यह कथन दिया लेनिन ने कि 3 कदम आगे बढ़ के 2 कदम पीछे हटा, 1 कदम आगे बढ़ने के समान है। ये अपने जीवन में भी आप याद रखिएगा। 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु हो गई, अब लेनिन गया। ठीक है, अब लेनिन को हटा देना। ठीक ना, जब ये सब कर दिया लेनिन, तो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1924 में लेनिन की मृत्यु, ये आपको याद रखना है, लेनिन की मृत्यु कब हो गई, एक बहुत बड़े ये समस्या का यहाँ पर जन्म हो जाएगा। ठीक है, लेनिन की मृत्यु होगी, सत्ता फिर खराब हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोगों को समझना होगा। आप देखिए, लेनिन की मृत्यु हो गई, लेनिन की मृत्यु के बाद किसकी सरकार बनी, तो आपको याद रखना है कि लेनिन की मृत्यु के बाद जो रूस में, लेनिन की मृत्यु के बाद रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, और इस कम्युनिस्ट पार्टी में सरकार कौन बना, स्टालिन बना। कौन बना, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जिसका नाम क्या था, स्टालिन था, है ना। तो स्टालिन जो है कुछ नेगेटिविटी लाता है, कुछ जो है अच्छा चीज भी लाता है, पॉजिटिविटी को भी लाता है, तो उसको समझना है। ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी से था, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी रूस में। ठीक है, 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद ये भी कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ से उभरा है, इसका भी जन्म जो हुआ वो इसी से हुआ, साम्यवाद और समाजवाद से हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यूएसएसआर अभी भी कायम रहेगा। ठीक है ना, समाज जो साम्यवादी विचारधारा का कॉन्सेप्ट बना था रूस में, जो यूएसएसआर जो बनाया गया था, नाम रखा गया था, वो अभी भी कायम रहेगा। ठीक है, सोवियत
यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अभी जिंदा है, ठीक है। तो अभी आप लोग याद रखना स्टालिन कौन था। स्टालिन जो है सोवियत संघ का प्रमुख नेता था, सोवियत संघ का प्रमुख नेता था इसी देश का, ठीक ना, जिसका नाम रखा गया यूएसएसआर। इसी को हम शॉर्ट में कल बताए थे ना, इसको क्या बोलते हैं, सोवियत संघ। सोवियत संघ का स्थापना आपसे पूछ ले, यानी यूएसएसआर का स्थापना तो 1900 दिखाई दे रहा है बोर्ड व्यूज 1918 में, ठीक है। सोवियत संघ का स्थापना पूछ ले तो, ठीक है। स्टालिन कौन था। स्टालिन इसका जो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। कम्युनिस्ट पार्टी का कौन था, कम्युनिस्ट पार्टी का पद में अगर पूछ ले तो महासचिव था ये। अब पार्टी में पूछ ले तो किस पार्टी से था, कम्युनिस्ट पार्टी से था, ठीक ना। उसके बाद जो है लेनिन की मृत्यु के बाद ये आ गया। स्टालिन जो है थोड़ा सा ज्यादा उससे क्रूर था, लेकिन स्टालिन जो है पंचवर्षीय योजना लाता है, ठीक है। उस स्टालिन ने 3 पंचवर्षीय योजना लाया, ठीक है। 3 पंचवर्षीय योजना, यानी हर 5 वर्षों पर कुछ। जैसे हमारे यहाँ जो है अभी तक कमेंट में बताइए कि हमारे देश में यानी भारत में कितने पंचवर्षीय योजना है टोटल अभी तक। तुम बताओ कितना। चलिए हम यहाँ ऑफलाइन में बच्चों से पूछ लिए हैं, ताकि आपको जवाब नहीं जा पाए इसलिए हम म्यूट कर दिए थे, ठीक है। तो आप समझना है आप लोगों को 3 पंचवर्षीय योजना जो है अभी तक आ चुका है, मतलब वहाँ आ चुका था। इंडिया में आपको बताना है कितना पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 पंचवर्षीय योजना लाया जाता है हम लोग को डेवलप करने के लिए, है ना। पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्ष का प्रोग्राम बनाया था सरकार के द्वारा, और 5 वर्ष का प्रोग्राम बनाने के बाद सरकार उसको, कोई बात नहीं जाने दो, 5 वर्ष का प्रोग्राम बनाने के बाद सरकार क्या कहता है, उसमें दिमाग लगाता है कि सरकार किसी भी तरह हम जो है अपने डेवलपमेंट का काम करे, ठीक है। अपने लोगों के लिए सोचे। इस 5 वर्ष में अपना आइडिया बनाता है, अपना प्रोग्राम बनाता है, आगे के प्लान को बनाता है, देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए। तो नहीं आंसर बोला जाएगा मेरे से, ठीक है। आंसर हम नहीं बोलना चाहते हैं, उसका आंसर आप ही लोग को बताना है, भारत में कितना पंचवर्षीय योजना आया। तो लेनिन जो 3 पंचवर्षीय योजना लाया उसमें भी कुछ सब जो है पॉजिटिविटी भी रहा, कुछ नेगेटिविटी भी रहा, ठीक ना। लेनिन के शासन में, लेनिन का शासन जो हुआ, ठीक है, लेनिन, अरे भाई स्टालिन, लेनिन नहीं स्टालिन, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा मिस हो जा रहा है बोलने में, ठीक है। थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो बहुत सारे लोगों के साथ घूमे हैं, कभी कार्ल मार्क्स के साथ, कभी उसके फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल्स के साथ, कभी फिर लेनिन के साथ, कभी स्टालिन के साथ, कभी फिर ट्रॉट्स्की के साथ। तो इतना लोग के साथ घूमने के बाद नाम में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो स्टालिन क्या किया, स्टालिन 3 पंचवर्षीय योजना है, और इसमें के इससे जो है इसके शासन में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि रूस जो है इसकी इसी का शासन का पॉजिटिविटी, देखिए सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक, ये थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव, रूस जो है शक्तिशाली देश बना। रूस जब द्वितीय विश्व खत्म होगा तो देखिएगा आप किस तरह से रूस और अमेरिका के बीच जो है एक कोल्ड वार का स्टार्ट हो गया था, एक शीत युद्ध का स्टार्ट हो गया था। वो कोल्ड वार कोई लड़ाई नहीं था कि कोई बॉम्ब फेंक रहा है, वो विचारों का युद्ध था, ठीक है। ये बात समझना है आप लोग को। रूस का जो है उसने उसके प्रयासों से रूस एक शक्तिशाली देश बना और द्वितीय विश्व से पहले एक महाशक्ति के रूप में आया, ठीक है। किसके प्रयासों से, स्टालिन के प्रयासों से हुआ। लेकिन नेगेटिविटी उसका क्या आया, नकारात्मक क्या आया, नकारात्मक क्या आया, देखिए स्टालिन के का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि तानाशाही व्यवहार के कारण समाजवाद के मानवतावादी आदर्शों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और स्वतंत्रता सीमित हो गई, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका जो ये तानाशाही विचारधारा का लोग था, है ना, स्वतंत्रता सीमित हो गया, लोगों का स्वतंत्रता सीमित हो गया, और कहीं ना कहीं मार्क्सवादी मूल्यों के साथ ये कहीं ना कहीं बहुत घटिया था, है ना। तो रूस की आप देखिए, इससे आपको समझना होगा सारी चीज़ों को, तानाशाही व्यवहार के बाद ये सब आपको समझ में आ गया होगा। 1924 में इसकी सरकार थी। अब देखना है रूस की क्रांति का प्रभाव, जब ये सब चीज़ हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, सुनिए। इसमें और अगर कुछ होगा तो उसमें बता दिया जाएगा आपको, है ना। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई, 1953 में है, ऐसा नहीं करो, आवाज आ रहा होगा। 1953 में जो है स्टालिन की मृत्यु हो गई, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी 1953 में अपनी मृत्यु, तानाशाही का व्यवहार करता था, परंतु दूसरी ओर स्टालिन जो है, देखिए तानाशाही का व्यवहार करता है, ये इसका नकारात्मक प्रभाव था। लेकिन जो है दूसरी ओर क्या कर दिया, रूस को दुनिया में शक्तिशाली देश के रूप में लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। स्टालिन के बारे में सुनिए, 1929 में ट्रॉट्स्की को निर्वासित कर दिया, ठीक, हटा दिया। 1930 के दशक में लगभग सभी नेता को खत्म कर दिए जिन्होंने क्रांति में और उसके बाद के वर्षों में भूमिका निभाई। यानी कि 1930 आते आते 1929 में ट्रॉट्स्की को विदेश मंत्री से हटा दिया, और 1930 आते आते ये स्टालिन जो है, जो भी लोग क्रांति में शामिल थे, अक्टूबर क्रांति में यानी साम्यवादी सरकार को लाने में, उस सबको हटा दिया, ठीक है ना। राजनीतिक लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता की नष्ट कर दी गई। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था, इसको बता ही दिए। इसके बाद आपको 3 पंचवर्षीय योजना, है ना, औद्योगिक उन्नति की शिखर पर पहुंच गई, ठीक है। युद्ध काल के सम्मेलनों में रूजवेल्ट और चर्चिल के साथ स्टालिन भी भाग लेता था, है ना। युद्ध काल जब चल रहा था उस समय की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए रूसी, ये इतना समझने के बाद आपको फिर इसके बाद कोई राजा बना, और रूस में इस तरह से साम्यवादी सरकार का प्रचलन जो है चलता रहा, और 1991 तक जो है रूस में जो है साम्यवादी विचारधारा का लोग, साम्यवादी विचारधारा पर रूस जो है कंटिन्यू चलता रहा, रूस 1991 तक, ठीक है ना। और 1991 में जो है यूएसएसआर का विघटन हो गया, है ना, यूएसएसआर का विघटन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट में आपको याद रखना है, आगे ऐसे बताएंगे हम आपको।
सोवियत संघ का विघटन। तो आपसे 2 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत फेवरेट है एग्जाम सबका, है ना। सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी सोवियत संघ में फूट कर पड़ गया। उसके बाद रूस जो है सोवियत संघ नहीं कहला के आप क्या कहलाएगा, रूस कहलाएगा, ठीक है। रूस में जो सोवियत संघ कहने का मतलब हुआ कि रूस के जो और सब क्षेत्र सब थे वो सब उससे अलग हो गए, ठीक है, अपना अपना स्वतंत्र हो गया, ठीक ना। अब हम लोग को पढ़ना है रूस क्रांति का ये प्रभाव को। वीडियो को हल्का सा रोक दो ताकि हम बोर्ड साफ कर लें, रोकना है वीडियो को। हाँ, अब हम लोग को यहाँ पर समझना है रूसी क्रांति के प्रभाव। जैसा कि आपको बताया गया कि रूस में जो क्रांति हुआ, अक्टूबर क्रांति हुआ, बोल्शेविक क्रांति हुआ, रूस में जिस तरह का क्रांति आया तो उसका क्या प्रभाव है। सबसे पहला प्रभाव पड़ा रूस में जो जार का निरंकुश शासन था। पहला प्रभाव क्या लगेंगे, जार का शासन समाप्त। हम शॉर्टकट में लिखा रहे हैं, जार का शासन समाप्त, पहला पॉइंट। यानी रूस का जो जार था, जार निकोलस उसका शासन खत्म, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट होगा रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना, ठीक है। ये बात तो सही है बिल्कुल, समाजवादी सरकार की स्थापना, समाजवादी, राइटिंग में रफ लिखेंगे ताकि जल्दी लिख पाए हम, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे 1922 में सोवियत संघ का गठन, ठीक है। 1918 या 1922 में, 1918 भी आ सकता है, ऐसे कई संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पर अगर फैक्ट में अगर दिया हुआ तो ठीक है, फैक्ट में अगर दिया हुआ ये बात 1922 में सोवियत संघ का गठन हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार देख लेना है आपको कि सोवियत संघ का गठन कब हुआ, सोवियत संघ का गठन। मेरे को जैसे लग रहा है कि 1918, लेकिन हो सकता है गलत हो, 1922 अगर कहीं पर दिया हुआ तो वो सही होगा, ठीक है। तो डाउट वाला है थोड़ा सा आपको देख लेना है 1922 वाला, ठीक है। उसके बाद जो है विश्व राजनीति में समाजवाद और साम्यवाद का प्रभाव, इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर, है ना। विश्व, अच्छा लिख देते हैं, चलो। विश्व में क्या हुआ, विश्व में लोगों को समझ में आया कि साम्यवाद और समाजवाद, भारत में उस समय जब क्रांति हो रहा था भारत में, तो भारत के लोगों को भी ये विचारधारा सामने, मतलब मन में ग्रंथ होने लगा कि नहीं, साम्यवाद विचारधारा अच्छा है, समाजवादी विचारधारा अच्छा है ना। भारत के लोगों को भी लगने लगा विश्व में साम्यवाद और समाजवाद का प्रसार यानी इस ये तो विचारधारा ही है, इसका प्रसार हो गया, ठीक है। इसी क्रांति में हुआ, इसी क्रांति में उभर कर सामने आया, ठीक है। उसके बाद जो है पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बीच वैचारिक संघर्ष शुरू हो गया, है ना। दुनिया जो है, दुनिया में 2 तरह का देश है, पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी, और कौन आया, और कौन निकल कर आया, साम्यवादी देशों के बीच। अब इन दोनों देशों के बीच जो है, ये कहता था तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है, वो कहता तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है, देशों के बीच वैचारिक मतभेद, वैचारिक। आप अगर थोड़ा शुरू से अगर मतलब एक कंटिन्यू अगर आप देखें क्लास को तो आपको समझ में आ जाएगा पूंजीवादी देश अमेरिका। अभी भी आपको, अगर आप न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं, आप अच्छा से पढ़ते हैं तो आपको पता होगा अमेरिका और रूस का बनता नहीं है, ठीक है। तो रूस ये अमेरिका किस विचारधारा पर चलता है, पूंजीवादी इकोनॉमी पर चलता है अभी भी, लेकिन रूस में साम्यवादी और समाजवादी इकोनॉमी है, लेकिन हालांकि अभी मिश्रित इकोनॉमी है, अलग बात है, ठीक है। लेकिन उस समय तक जो वैचारिक मतभेद रहा तो ये साम्यवादी विचारधारा पड़ा, ये है पूंजीवादी, इसलिए दोनों का विचार अलग अलग, विचार नहीं मिला दोस्ती होगा, कभी नहीं होगा। तो उसका 6 नंबर में क्या कह रहा है, एशिया और यूरोप में कई देशों ने मजदूर आंदोलन को प्रेरणा मिली। ये तो साम्यवादी वगैरह मजदूर आंदोलन सब हुआ था ना, मजदूरों के हितों में बात कर रहा था ना। तो एशिया और यूरोप में, भारत जो हम लोग उपनिवेश थे, भारत में बहुत सारा आंदोलन हो गया, मजदूर आंदोलन हुआ, लोगों ने साथ दिया, लोग समाजवाद के कॉन्सेप्ट पर चलना शुरू किए, इसीलिए तो भारत में बाद में पार्टी भी बन गया, भारतीय समाजवादी पार्टी, है ना, ऐसा करके। 1982 में मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोपात की शुरुआत की। ये 1985 की कहानी बता रहा है, ठीक है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, रूसी क्रांति का प्रभाव, ये सब बता दिए। और 1991 में सोवियत संघ जिसको बोलते हैं यूएसएसआर का, कितना मिनट का वीडियो बना का, 22-38। हाँ, तो आज खत्म करें, आज और पढ़ कर देंगे आप लोग का पूरा एकदम, है ना। 5 वीडियो में आपका समाज खत्म, ठीक है। 5 वीडियो आपका लगभग 1 से 1.5 घंटा का होगा, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में, आराम से 5 वीडियो कंटिन्यू लगा के देख लेना है, पूरा चैप्टर समझ में ना आए फिर कमेंट करना कि सर ये दिक्कत है या वो दिक्कत है, किसी भी एक वीडियो में कमेंट करना है आपको, जहाँ पर जिस वीडियो में जो दिक्कत हो रहा है आप बताइए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, रूसी क्रांति हम पूरा करा खत्म कर दिए। इसका प्रभाव रूस में जितना क्रांति हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा, रूस में जो है जार का शासन खत्म हो गया। दूसरा बात, समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। दुनिया में क्या फैला, साम्यवाद और साम्यवाद का कॉन्सेप्ट दुनिया में फैला, ठीक है। सोवियत संघ का गठन हुआ 1922 में, उसके बाद पूंजीवादी जो है और साम्यवादी दोनों देशों के बीच जो वैचारिक मतभेद था वो शुरू हो गया। पूंजीवादी देश कौन था, अमेरिका, और साम्यवादी देश रूस। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो उसके बाद हो सकता है कि कुछ कम जाए अमेरिका और इसका, अभी तो ठीक ठाक, फिर भी अभी विरोध होता है अभी भी। आप किस पर होता है, आपको वैचारिक मतभेद नहीं, आप शक्ति को है कि हम पावरफुल तो तुम पावरफुल, ऐसा कुछ है, ठीक है। आप देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है शीत युद्ध, ठीक है। अगर शीत युद्ध आपको समझ में नहीं आ रहा तो शीत युद्ध समझिए। एकदम आपको समझा दें बेसिक शीत युद्ध। शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है, क्या है, वैचारिक युद्ध। यह कोई 2 देश ऐसा नहीं बम मार रहा है इधर से उधर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यह एक वैचारिक संघर्ष है, क्या है, वैचारिक संघर्ष है, यानी कि विचार का मतभेद है, वैचारिक संघर्ष है। किसके बीच में, जो पूंजीवादी देश है
पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बीच में, ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर पूंजीवादी देश कौन? अमेरिका। और यहाँ पर साम्यवादी देश कौन? रूस। और रफ में जा रहा है राइटिंग, ठीक है। तो पूंजीवादी देश कौन? अमेरिका और ये रूस। तो इन दोनों के बीच जो वैचारिक मतभेद था इसी को कोल्ड वॉर कहा गया, शीत युद्ध कहा गया, ठीक है। तो बचपन लगभग जो है 1945 से लेकर, ये कोल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1945 से लेकर, कहिएगा आप, जब तक विघटन नहीं होगा तब तक चला होगा। 1991 तक ये कोल्ड वॉर चलता रहा, ठीक है। और मतलब ये ऐसा रहा। देखिए वर्तमान में रूस जो है, अब इसको देखिए लास्ट में हम लोग, तो हम हमेशा ही जो चैप्टर में हम पढ़ाते हैं उसका इतिहास जब हम पूरा पढ़ाते हैं तो उसके बारे में वर्तमान परिस्थिति को भी बताते हैं, ठीक है। तो वर्तमान परिस्थिति को भी आपको समझना है, ठीक है ना। तो वर्तमान में रूस जो है पूर्णतः, वर्तमान में रूस पूर्णतः जो है एक समाजवादी देश, पूर्णतः समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं, समाजवादी देश नहीं है, पहला फैक्ट। बल्कि यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है ना। ये कैसा देश है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश, वही लड़का तो बहुत आवाज करता है, उसको अस्थिर से बात करेगा ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। और जो है यहाँ पर जो है संघीय प्रणाली है, संघीय गणतंत्र प्रणाली, संघीय गणतंत्र प्रणाली, ठीक है। गणतंत्र व्यवस्था वहाँ लागू है, ठीक है। रूस का राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन अभी, ठीक है। रूस का राष्ट्रपति आपको पता चाहिए व्लादिमीर पुतिन है। दुनिया का सबसे सुरक्षित आदमी, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी में गिना जाता है उसको, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। वर्तमान में पूर्ण समाजवादी अर्थव्यवस्था बहुत कम देशों में लागू है। आज जिन देशों में लागू समाजवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ पर एक दलीय कम्युनिस्ट शासन प्रणाली प्रचलित है, ठीक है। जहाँ पर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू है वहाँ का बात कर रहे हैं, एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ पर शासन कर रही है। जैसे चीन में देखिए, अगर आपसे पूछे समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है ना, वर्तमान में साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें लाइट का ऑप्शन है कहीं पर, दिख रहा है तुमको? तो वीडियो को रोक दो। आइए देखते हैं, लाइन थोड़ा कट गया है इसलिए थोड़ा सा एरर अगर आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कीजिए। लास्ट में हम लोग वर्तमान में जो समाजवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश, तो अर्थव्यवस्था वाला देश कोई नहीं है। अर्थव्यवस्था वाला देश देखिए चीन है, क्यूबा है, वियतनाम है, उत्तर कोरिया को आप ले सकते हैं, अच्छा एग्जांपल उत्तर कोरिया होगा, ठीक है। तो ये सब देश जो है एकदम साम्यवादी देश है। लेकिन इसमें क्या है, एकल जो है कोई पार्टी है, जैसे एकल कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है यहाँ पर, ठीक है। पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाता, ये लोग थोड़ा बहुत छूट देता है, ठीक है। तो ऐसा हम कहना उचित नहीं है कि ये सब है ना। आज के समय में अधिकांश देश मिश्रित अर्थव्यवस्था, आज के समय में जो अधिकांश देश रहते हैं वो जो है मिक्स इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलने वाले देश रहते हैं। तो ये अच्छा, ये कहानी रहा इस चैप्टर का, ठीक है। अर्थव्यवस्था को समझेंगे, ये जो विचारधारा है, कोई आदमी जो समाजवादी विचारधारा को समाजवादी विचारधारा को नहीं लेकर चल रहा है, सब तो मिश्रित वाला को लेकर चल रहा है, ठीक है। जो कि आसान है, ठीक है। आप सब कुछ जो है सरकार का हो जाना, सब पूरा संपत्ति सरकार का हो जाना, फिर तो लोग अब मनी लगा के कुछ करेगा ही ना, तो सब कुछ छोड़ देगा, है ना। आज के समय में जो है अधिकांश देश जो मिक्स इकोनॉमी का अपनाते हैं, जिससे सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या, इसको खोलो तो बुआ। मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या, बर्जे हरिओम। मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या, निजी और सरकार दोनों की भूमिका है ना, दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी पीवीटी लिमिटेड, यानी सरकार बहुत सारा जो कंपनी रहता है उसमें क्या रहता है, पीवीटी लिमिटेड लगा रहता है हमारे यहाँ। तो पीवीटी लिमिटेड क्या है, सरकार भी कुछ सहयोग कर रही है और वो भी कुछ सहयोग कर रहा है, दोनों मिलकर कर रहा है, कंपनी चला रहा है ना, ऐसा कहा गया। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर इन होता है, ठीक है। रूस में साम्यवादी शासन 1971 में, सोवियत संघ के विघटन के साथ 1991 में, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देखो, रूस में साम्यवादी शासन कब खत्म हो गया, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रूस में साम्यवादी शासन खत्म। रूस में बताई थी अभी जो है किस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था है, संघीय प्रणाली। आपको यहाँ से कोई भी दिक्कत रूस के बारे में तो पूछिए, बताइए, उसका हम उसको जो है मतलब सॉल्व करने का, रहने दो वीडियो, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर अभ्यास को देख रहे हैं, अभ्यास को आप देख रहे हैं, अभ्यास मेरा अपना बना हुआ दिख रहा है अभ्यास इसमें, हाँ बढ़िया से देखो। तो अभ्यास को अगर देख रहे हो तो पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो हम बता देंगे कब, 1861 में, जो कि बताए कौन क्या था, कृषक दास प्रथा का अंत। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हम ही बताते हैं कि ये अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर द्वितीय, उसने किया था, ठीक है ना। अब देखिए रूस की जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट,
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ? रूस में हुआ साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। ठीक है। यूटोपियन समाजवादी कौन था, कौन नहीं था? लुई वाला था, सेंट साइमन था, रॉबर्ट ओवन था, लेकिन कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। यूटोपियन समाजवादी कौन होता है? जो कार्ल मार्क्स के विचार रखने से पहले जो अपना विचार रखा था समाजवाद के ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं यूटोपियन समाजवादी। ठीक है। वॉर एंड पीस की रचना किसने की? टॉलस्टॉय ने। ठीक है। अगर नहीं दिखाए होंगे तो टॉलस्टॉय लिख लेना है। टॉलस्टॉय क्या रचना क्या था? वॉर एंड पीस। इससे भी कहीं ना कहीं गति मिली साम्यवादी विचारधारा को। ठीक है। और इसके बाद क्या है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में बोल्शेविकों द्वारा पता ही है। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक है। विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 में। और ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, और रूस इससे विश्व युद्ध से बाहर निकल गया था। ये आज तो हम लोग का ये पूरा कहानी था। और आपको अगर खाली आसान का पूर्ति करना है तो बढ़ सकता है। रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय वहाँ का राजा था। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई। रॉबर्ट ओवन जो है इंग्लैंड का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना था। अब इससे आगे हम इसमें आपको इतना वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे कि हर एक चीज़ का क्वेश्चन आंसर लिखाना संभव नहीं है। तो ये वीडियो आपका, और यहाँ तक आपका जो है दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर हमारे मेहनत कहीं ना कहीं आपको उससे कहीं ना कहीं आपको मदद मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को जरूर लाइक करें। थैंक यू।